ऐसी ही खबर आज फ्रांस से आई है, इसलिए पहले हम आपको ये खबर दिखाएंगे, फिर हम इस पर बात करेंगे कि क्या कुछ मुट्ठी भर लोग किसी कमरे में बैठकर यह फैसला ले सकते हैं कि जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो सच हैं या विज्ञापन है। लेकिन उससे पहले आज फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले के बारे में आप जान लीजिए। यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। क्या किसी देश को सेकुलर होने की सजा वहां रहने वाले लोगों का खून बहाकर दी जा सकती है? सेकुलरिज्म फ्रांस और भारत समेत दुनिया भर के कई लोकतांत्रिक देशों की पहचान है, लेकिन फ्रांस में इस पहचान की गला काटकर हत्या की जा रही है। इस महीने की 16 तारीख को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इतिहास पढ़ाने वाले एक स्कूल टीचर की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा, इस स्कूल टीचर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपनी क्लास में बच्चों को अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में समझाते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब के एक कार्टून का इस्तेमाल किया था। यह कार्टून कुछ वर्ष पहले फ्रांस के शार्ली हेब्दो नामक मैगजीन में छपा था और इसके बाद से फ्रांस में खून खराबे का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक जारी है। लेकिन अब आज के बारे में सुनिए। आज पेरिस के पास नीस नामक शहर में एक आतंकवादी ने पहले एक महिला का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। नीस शहर के मेयर का दावा है कि यह हमला शहर के एक मशहूर नोट्रे डेम चर्च में हुआ और हमला करने वाला व्यक्ति लोगों की हत्या करते समय इस्लाम का धार्मिक नारा लगा रहा था। यहां नारा बताने की जरूरत नहीं है। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और फ्रांस की पुलिस ने इसे एक आतंकवादी हमला मानते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। फ्रांस आज आधी रात के बाद से एक बार फिर लॉकडाउन में जाने वाला है और जब यह हमला हुआ तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपने मंत्रियों के साथ इसी लॉकडाउन पर चर्चा कर रहे थे। इस हमले की खबर जब फ्रांस की संसद तक पहुंची तो फ्रांस की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने इस आतंकवादी हमले की खबर सांसदों को दी और वहां के सांसदों ने 1 मिनट का मौन रखकर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा आज सऊदी अरब के शहर जेद्दा में भी फ्रांस के दूतावास के एक गार्ड पर चाकू से हमला किया गया है। फ्रांस के नागरिकों पर हो रहे आतंकवादी हमले अब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बन गए हैं और इस मुद्दे पर पूरी दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट गई है। लोग पूछ रहे हैं, दुनिया भर के जो मुस्लिम देश कुछ दिन पहले तक बॉयकॉट फ्रांस की मुहिम चला रहे थे, वो आज इन हमलों का विरोध क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में जो मुसलमान सड़कों पर उतरकर फ्रांस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि वो इस्लाम के अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो लोग आज इस हमले के बाद सड़कों पर क्यों नहीं उतरे हैं? आज ऐसी तस्वीरें देखने को क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर बट चुके हैं। और आपने एक खास बात देखी होगी कि अब एक नया चलन शुरू हुआ है, गर्दन काट देने का, सिर कलम कर देने का नया चलन शुरू हुआ है। आपने देखा होगा फ्रांस में जिस अध्यापक को मारा गया उसका भी सिर कलम किया गया और आज चर्च में जिस महिला की हत्या की गई उसका भी चाकू से सिर कलम कर दिया गया। और ये सब कुछ कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर हो रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर फ्रांस के लोगों का खून सिर्फ इसलिए बहाया जा रहा है क्योंकि सैमुअल पैती की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने यह साफ कर दिया था कि वो अपने देश में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग धर्म के नाम पर दूसरों को डरा रहे हैं जल्द ही उन्हें भी डर का सामना करना पड़ेगा। मैक्रों सिर्फ 42 साल के हैं, बहुत युवा नेता हैं और इस समय पूरी दुनिया में कट्टरपंथी इस्लाम के विरोध का वो सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, उसका पोस्टर बॉय बन चुके हैं। और ये बात दुनिया के उन देशों को पच नहीं रही जो खुद को इस्लामिक देशों का नेता किसी भी कीमत पर साबित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बड़ा नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बयान। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मुसलमानों को यह अधिकार है कि वो फ्रांस के नागरिकों को सबक सिखाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि मुसलमानों को गुस्सा होने का और फ्रांस के करोड़ों लोगों को मारने का अधिकार है। आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर महातिर बिन मोहम्मद का यह ट्वीट है। यह वो व्यक्ति है जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा है। महातिर मोहम्मद के इस बयान पर फ्रांस की सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और
वहां के आईटी मिनिस्टर ने कहा है कि अगर ट्विटर महातिर मोहम्मद के इस ट्वीट को नहीं हटाता तो यह माना जाएगा कि ट्विटर भी फ्रांस के नागरिकों की हत्या में शामिल है। और उन्होंने कहा है कि हमने अभी ट्विटर से बात की है और ट्विटर को इस ट्वीट को हटाना पड़ेगा। इसके बाद ट्विटर ने महातिर मोहम्मद के इस ट्वीट को आपत्तिजनक बताते हुए हटा दिया है। यह एक बड़ी बात है। जिस तरीके से फ्रांस और फ्रांस की सरकार अब कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों के खिलाफ आ गई है खुलकर, वो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है। और भारत जैसे देश को इससे बहुत कुछ सीखना होगा। और अब पूरी दुनिया इस फ्लैश पॉइंट के बाद ध्रुवीकरण दुनिया में आपको देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने भी कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को दिमागी इलाज की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान भी खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहा है। 2 दिन पहले पाकिस्तान की संसद ने फ्रांस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और फ्रांस से अपने राजदूत को वापस बुलाने का फैसला ले लिया था। लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं कैसा देश है। जोश जोश में पाकिस्तान के सांसद यह प्रस्ताव पारित करते हुए यह भूल गए कि फ्रांस में पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। जब राजदूत है ही नहीं तो फिर बुलाएंगे किसको। टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ये वो देश हैं जो खुद को अब इस्लामिक दुनिया का नया लीडर साबित करना चाहते हैं और इसलिए इन देशों के नेता खुलकर फ्रांस का विरोध कर रहे हैं और इस्लाम की कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन कर रहे हैं। यानी फ्रांस में आम नागरिकों के गले काटे जा रहे हैं, गले रेते जा रहे हैं और टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों को लगता है कि मुसलमान ये बदला लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लाम में यही कहा गया है। आज सोशल मीडिया पर दिन भर हैशटैग फ्रांस बिहेडिंग ट्रेंड करता रहा। बिहेडिंग का अर्थ होता है किसी का सिर काट देना, जिसे आम भाषा में सिर कलम करना भी कहते हैं। मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान में सिर कलम किए जाने का जिक्र किया गया है या नहीं, इस पर इस्लाम के जानकारों के बीच काफी मतभेद है। लेकिन इस्लाम के कुछ जानकारों का मानना है कि कुरान में युद्ध के संदर्भ में दुश्मन का सिर कलम किए जाने का जिक्र आता है, लेकिन बिहेडिंग यानी किसी का गला काट देना आतंकवादियों के लिए तब आम हो गया जब वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISIS ने बिहेडिंग के वीडियोस जारी करने शुरू किए। आपको याद होगा ISIS ने YouTube पर यह वीडियो जारी करने शुरू किए थे जहां वो लोगों को बंदी बनाता था, पत्रकारों को बंदी बनाता था और उसके बाद चाकू से उनका गला काट देता था, वीडियो बनाता था और फिर वीडियो को रिलीज कर देता था, वो जारी करता था। और यह आतंकवादी संगठन अपने आतंकवादियों को गला काटने की बाकायदा ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब आतंकवादी नहीं बल्कि फ्रांस जैसे देशों में रहने वाले वो लोग भी सरेआम आम लोगों का गला काट रहे हैं जो कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं। सोचिए, आप अंदाजा लगाइए इस बात का, कल्पना कीजिए कि हमारे देश भारत में दिल्ली में कोई व्यक्ति, आम आदमी सड़क पर जा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति सामने से आता है और उस व्यक्ति का सिर कलम कर देता है। सोचिए क्या स्थिति होगी। किसी धार्मिक स्थल में घुसकर या दिन दहाड़े बाजार में धार्मिक नारे लगाते हुए किसी का खुलेआम सिर काट देना एक पूरे समाज के मन में डर पैदा कर सकता है और कट्टरपंथी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लोगों का सिर कलम करने से इस चलन पर आज हमने इस्लाम के एक जानकार से बात की, क्योंकि इस सिर कलम करने की बात को लेकर इस्लाम के साथ जोड़कर इसे दिखाया जा रहा है। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इस्लाम का नाम लेकर कट्टरपंथी जो लोग हैं वो अब सड़कों पर लोगों का सिर कलम कर रहे हैं। लेकिन क्या यही असली इस्लाम है? इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया है? हमने आज लोगों से बात की और इस मामले पर क्या हमें बताया गया, ये आज आपको सुनना चाहिए कि इस्लाम के जो स्कॉलर्स हैं वो इस पर क्या कहते हैं। जहां तक इस्लाम का संबंध है उसके अंदर बिहेडिंग यानी गर्दन उतारना कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है। ठीक है, मैं लड़ाई की जंगों की बात नहीं कर रहा, मैं आम दिनों की बात कर रहा हूँ। और जो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आईसिस जो है किस तरीके से लोगों की गर्दन उतारते हैं, कई जर्नलिस्ट की उन्होंने गर्दनें उतारी, इस तरह का, वो मैं समझता हूँ उसका इस्लाम से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं ये भी क्लियर कर दूँ
कि इस्लाम का मतलब ही सबमिशन है, यानी जिसको हम कहते हैं उदारवाद, और यह है कि झुक जाना, बिछ जाना। असल मतलब तो ये है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारे अंदर भी कुछ कमी है मुसलमानों में, और वो ये है कि जब भी कुछ इस तरह के आतंकी हमले होते हैं, इस तरह के आईसिस वगैरह के अटैक होते हैं, किसी गर्दन उतार दिया, कहीं बम कांड हो गया, तो जो हमारे धार्मिक नेता हैं उनको सड़कों पर आकर उनकी भर्त्सना करनी चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो आईसिस के हों या किसी के भी हों, क्योंकि इससे बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर बड़ी संख्या में आम मुसलमानों को बहकाया जाता है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है। और ऐसे तमाम लोगों के लिए आज हमने ये जो एक्सपर्ट हैं, इस्लाम के स्कॉलर हैं, इनसे ये बात की है। और हम आप सब लोगों को, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो इस राह पर या तो जाना चाहते हैं या उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो इस कट्टरपंथ की राह पर जाएं, उन्हें हम अवेयर करना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं कि आपकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है और आपको ऐसे लोगों के हाथ का खिलौना बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी नहीं। जिन जिन देशों में भी अल्पसंख्यक आबादी है, वहां तुष्टीकरण की राजनीति जरूर होती है। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, तुष्टीकरण की राजनीति 7 दशकों से हम देख रहे हैं। और ज्यादातर नेता अपने निजी फायदे के लिए, चुनावों में फायदे के लिए तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। और जो नेता इसका विरोध करते हैं, उन्हें इमरान खान जैसे इस्लामिक कट्टरपंथी, इस्लामोफोबिया का शिकार, यानी मुसलमानों से नफरत करने वाला नेता बता देते हैं। लेकिन आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को इस शब्द इस्लामोफोबिया का ठीक विपरीत शब्द बताया है, और वो है इस्लामिक फासीवाद। फ्रांस के तमाम नेता आज एक सुर में, एक आवाज में ये कह रहे हैं कि फ्रांस को इस्लामिक फासीवाद से मुक्त कराना होगा। ये नया शब्द देकर आज फ्रांस ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि तुष्टीकरण से आजाद होने का समय आ गया है, और फ्रांस इस मामले में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। सोचिए, फ्रांस जैसा देश, जिसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है, अब उसने भी ये तय कर लिया है कि धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी जनता का खून बहते हुए वो चुपचाप देखते रहेंगे कट्टरपंथियों के हाथों। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि फ्रांस धर्मनिरपेक्षता का सिर धड़ से अलग करने वालों को रोकने के लिए क्यों इतना आगे तक निकल आया है। टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया जैसे देशों की नजर में इस तरह लोगों का गला काट देना भले ही मुसलमानों द्वारा लिया गया बदला माना जाता हो, लेकिन दुनिया में अब भी कई देश ऐसे हैं जो इस तरह की घटनाओं का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के लोगों के साथ खड़े हैं। एक बहुत बड़ी बात आज भारत में हुई है। इस हमले की चर्चा आज पूरे दिन भारत में भी होती रही। सोचिए, हमला तो हुआ है फ्रांस में, लेकिन चर्चा हो रही है भारत में। भारत में यह हमला आज दिन भर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा, क्योंकि इस हमले का भारत जैसे देशों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत की राजनीति पर, भारत के समाज पर इसका गहरा असर पड़ेगा। और हमारे देश में आप जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक फासीवाद का शिकार हो चुके हैं। भारत आज उन्हीं देशों में से एक है जिसने फ्रांस का खुलकर साथ दिया है। फ्रांस में हुए आतंकवादी हमले की आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर निंदा की है, और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि चर्च में घुसकर लोगों को मारना घृणा से भरा हुआ काम है, और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ा बयान है भारत की तरफ से। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने उन बयानों का भी कड़ा विरोध किया है जिनके जरिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर व्यक्तिगत हमले और टिप्पणियां की गई हैं, और कहा है कि इस तरह के बयानों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। फ्रांस में इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत सरकार का यह रुख अपने आप में अभूतपूर्व है। भारत सरकार ने इस तरह खुलकर कभी भी फ्रांस का ऐसे मामलों में साथ नहीं दिया है। इसलिए आज आपको यह बयान जरूर सुनना चाहिए। We strongly deplored the personal attacks in unacceptable language on President Macron, and we have also condemned the brutal terrorist attack that took the life of a French teacher. And we believe
that there is no justification for terrorism for any reason or under any circumstance. तो भारत ने जिस तरीके से फ्रांस का साथ दिया है इस बहुत बड़े मुद्दे पर, यह अब पूरी दुनिया में एक नया फ्रंट खोल देगा। यह भारत की नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमेशा तटस्थ रुख अपनाता है, यानी न्यूट्रल रहता है या चुप रहता है। आपको याद होगा हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का मामला हो, उसमें भी भारत चुप रहा था। ताइवान को चीन द्वारा धमकी दिए जाने का मामला हो, भारत चुप रहा। चीन में वीगर मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो मामला हो, उस पर भारत चुप रहा। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद हो, उस पर भारत चुप रहा। या फिर चाहे तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इस समय जो युद्ध चल रहा है, इस पर भी भारत ने एक शब्द नहीं कहा। इनमें से सब मुद्दों पर भारत बहुत सोच समझकर और संतुलित बयान देता आया है। हम ये नहीं कह रहे कि आज का बयान संतुलित नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथ का उदय एक ऐसा मसला है जिससे भारत की अंदरूनी राजनीति भी बहुत हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि पिछले कई दशकों से भारत भी फ्रांस की तरह कट्टर इस्लामिक आतंकवाद का शिकार हो रहा है। और फ्रांस की तरह भारत के कुछ मुसलमानों के मन में बढ़ती कट्टर सोच भारत को भी फ्रांस की तरह प्रभावित करती है और चिंता में डालती है। फ्रांस में बढ़ती कट्टरता की खबर को भारत के लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। फ्रांस से आ रही ऐसी खबरें भारत में ट्रेंड हो रही हैं। भारत के लोग फ्रांस की तरफ इस उम्मीद से अब देख रहे हैं कि शायद फ्रांस अपने मजबूत इरादों से कट्टरपंथी इस्लाम का इलाज ढूंढ लेगा और इससे भारत को भी मदद मिलेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस जल्द ही एक नया कानून लाने वाला है जो कि क्रांतिकारी कानून होगा। इस कानून के लागू होने के बाद फ्रांस में वहां का संविधान किसी भी धर्म से ऊपर होगा। यानी फ्रांस चाहता है कि उसके देश में संविधान धर्म से ऊपर रहे और फिर फ्रांस में धर्म के नाम पर किसी भी तरह की कट्टरता के लिए 1 इंच जमीन भी जगह नहीं बचेगी। अगर फ्रांस इसमें सफल हो गया तो यह कानून पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग लगातार हो रही है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में एक तरह से संविधान सभी धर्मों से ऊपर हो जाएगा और कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश जो खुद को विकसित और आधुनिक होते हुए देखना चाहता है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां के नागरिक हर विचारधारा से ऊपर अपने देश के संविधान को स्थान दें और संविधान को महत्व दें। इसलिए आप सब भी इसे यह मत सोचिएगा कि यह फ्रांस में घटी घटना है। इस घटना का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। भारत आज भले ही कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के मुद्दे पर फ्रांस के साथ खड़ा है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। वर्ष 2005 को याद कीजिए, आज से 15 साल पहले जब डेनमार्क के एक अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छापा था, तब भी दुनिया भर के इस्लामिक देशों ने डेनमार्क का ऐसे ही विरोध किया था जैसे आज वो मैक्रों का विरोध कर रहे हैं और फ्रांस का विरोध कर रहे हैं। मैक्रों पर तो निजी हमले हो रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उस समय भारत सरकार ने इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाया था? तब भारत में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। यूपीए की सरकार देश के अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए पहले तो भारत सरकार ने इस कार्टून को लेकर डेनमार्क की सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया और फिर डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन अब अंतर समझिए, यह नया भारत है जहां धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ दशकों में रणनीतिक और कूटनीतिक तौर पर भारत और फ्रांस के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं। रफाल लड़ाकू विमानों की जबरदस्त बहुत बड़ी डील हुई है और फ्रांस के साथ मिलकर पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा जवाब भारत ने दिया है। इन तमाम मुद्दों पर फ्रांस और भारत एक साथ खड़े रहे हैं। इस दोस्ती की एक वजह भारत के प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच वो पर्सनल केमिस्ट्री भी है जो दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 6 वर्षों में 5 बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की दोस्ती पूरी दुनिया ने देखी है और यही वजह है आज भारत इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये
दुनिया की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाएगी और यकीन मानिए आपको भी इस घटना पर अपनी राय जरूर बतानी चाहिए। आज जो बात हम आपसे कह रहे हैं, हमारे अपने ही देश में बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, ये बात चुभेगी। हमारे देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में एक सबूत गैंग है और वो हमारी शिकायत अक्सर करता रहता है अलग अलग जगहों पर। एफआईआर दर्ज होती रहती हैं अलग अलग राज्यों में, इसलिए क्योंकि हमने सच कहा, इसलिए क्योंकि हम वही कह रहे हैं जो आज फ्रांस कह रहा है, इसलिए क्योंकि हम वो बात कह रहे हैं जो आज पूरी दुनिया कह रही है और हम तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ हैं। जैसा हमने आपको आज शुरुआत में बताया था, असली खबर वही होती है जो किसी न किसी को चुभती है, जिसे कोई ना कोई दबाना चाहता है, रोकना चाहता है, वो होती है असली खबर। जिस खबर को कोई दबाना नहीं चाहता, रोकना नहीं चाहता, जो खबर किसी को एक्सपोज नहीं करती, जो खबर किसी को परेशान नहीं करती, वो खबर नहीं बल्कि वो सिर्फ विज्ञापन होता है। जो लोग सच सुनकर परेशान हो जाते हैं वो उसे हेट स्पीच कहने लगते हैं। लेकिन अब यह कौन तय करेगा कि जो खबर आपको दिखाई जा रही है वो सच है या वो हेट स्पीच है? हेट स्पीच क्या है, इसकी कोई परिभाषा तय नहीं है। हम हेट स्पीच को रिपोर्ट कर रहे हैं या हम हेट स्पीच दे रहे हैं, इस बात का फैसला कौन करेगा? ठीक ऐसे ही जैसे आतंकवाद की कोई परिभाषा आज तक संयुक्त राष्ट्र के पास भी नहीं है कि असली आतंकवाद होता क्या है। इसका कारण यह है कि एक व्यक्ति जो कुछ लोगों के लिए आतंकवादी होता है वो दूसरों के लिए फ्रीडम फाइटर होता है। आज अगर आप देखें, फ्रांस में जिस व्यक्ति ने इस औरत की हत्या की है, 3 लोगों की हत्या की है, वो व्यक्ति हमारे लिए आतंकवादी है, लेकिन पाकिस्तान और टर्की और मलेशिया जैसे देशों के लिए वो फ्रीडम फाइटर है, वो इस्लाम का अनुयायी है और वो उसका स्वागत कर रहे हैं। अब ये कौन तय करेगा कि इस व्यक्ति ने गलत किया? हमारे अगर नजरिए से, फिल्टर से देखेंगे तो ये आतंकवादी कहलाएगा, उनकी नजर से अगर आप देखेंगे तो क्रांतिकारी कहलाएगा। और ठीक ऐसा ही हेट स्पीच के साथ है। फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियां हेट स्पीच की पहचान करने के लिए थर्ड पार्टीज को एंगेज कर रही हैं या बॉट्स की मदद ले रही हैं, यानी किसी कंपनी के कर्मचारी, किसी तीसरी कंपनी के कर्मचारी और बॉट्स ये तय कर रहे हैं कि हेट स्पीच क्या है, फेक न्यूज क्या है, रियल न्यूज क्या है। यानी अंपायर किसी तीसरे देश में बैठा हुआ है और वो बिना कुछ सोचे समझे फैसले सुना रहा है। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को जी न्यूज पर आपत्ति होती है, जो यहां डीएनए में हम कहते हैं उस पर आपत्ति होती है, लेकिन यह आपत्ति सही है या गलत, इसका फैसला करने का अधिकार किसका है, किसके पास ये चाबी है? और जो व्यक्ति इसका फैसला करेगा, क्या उसके पास सही डेफिनेशन है? नफरत फैलाने वालों की खबर दिखाना नफरत फैलाना नहीं होता और कुछ लोग एक कमरे में बैठकर यह फैसला नहीं ले सकते कि हेट स्पीच क्या है और क्या नहीं। जैसे फ्रांस धार्मिक कट्टरता के खिलाफ अपनी व्यवस्थाओं को बदल रहा है, हालांकि देर से बदल रहा है, वैसे ही आज हम आपसे कहना चाहते हैं हमारे देश में भी इन विषयों को लेकर जो वर्षों दशकों पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं, अब उन व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया है, अब उन डेफिनेशंस को बदलने का समय आ गया है। अगर आज हम किसी के बारे में कुछ बात कहते हैं, कोई खबर आपको दिखाते हैं और वो खबर किसी को बुरी लगती है, वो खबर किसी ना किसी को तो बुरी लगेगी और जिसको वो बुरी लगती है वो उसे हेट स्पीच कहता है। अब इसका फैसला कौन करेगा? हमें लगता है 135 करोड़ का देश है, इसका फैसला आप लोग करेंगे और सही समय पर आने पर आप इसका फैसला पूरी दुनिया को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश में इस सोच को बदलना होगा और फ्रांस से सीखना होगा। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.